Welcome to GATE classes, an initiative by TechU faculties. My name is Mohit Kumar and I have done my Masters of Technology from IIT Bhubaneswar. Currently, I am teaching as an assistant professor in Muzaffarpur Institute of Technology, Muzaffarpur, under Bihar government. I have a teaching experience of over 5 years and I will be covering the analog communication part of the subject communication system. So let's start the preparation. Let's crack the gate. वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एनालॉग कम्युनिकेशन के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अब अगर बात करें एनालॉग कम्युनिकेशन की, तो जनरली जो टेक्स्ट बुक्स फॉलो होते हैं वो हैं ये 4 बुक्स। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स है आपका विलियम हेट का हेकिंस पब्लिकेशन, साइमन हेकिंस का विली पब्लिकेशन का, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम बाय केनेडी इन बाय टीएमएच पब्लिकेशन, ब्रूस कैरिशन का एंड बीपी लाठी का। तो ये 4 बुक्स हैं। बट अगर आप यह जो कोर्स है, सिर्फ जो कोर्स हम कंप्लीट कराने वाले हैं यूट्यूब पे इन वीडियोस के थ्रू, अगर आप इनको भी कंप्लीट कर लेते हो सो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन सफिशियंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस एंड बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो आपको ग्रुप में कराए ही जाएंगे। चलिए, तो अगर मैं गेट सिलेबस की बात करूं कम्युनिकेशन सिस्टम के, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में टोटल मिला के आपको यह सिलेबस है आपका गेट का। उसमें यह जो टॉप पार्ट है एनालॉग कम्युनिकेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, स्पेक्ट्रा ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट का मैं कवर करने वाला हूँ और इनके वीडियोस आने वाले कुछ दिनों में हम शेयर करने वाले हैं। तो अगर बात करें एनालॉग कम्युनिकेशन की कि एनालॉग कम्युनिकेशन का वेटेज कितना है आपके प्रीवियस ईयर गेट में, तो एनालॉग कम्युनिकेशन का जो टॉपिक्स है उसको बेसिकली मैं 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला टॉपिक है डबल साइड बैंड फुल कैरियर। आज तक इससे 15 नंबर के सवाल पूछे गए, 15 सवाल पूछे गए, 15 नंबर के नहीं 15 सवाल। कुछ सवाल इनमें 2 नंबर के भी हैं, कुछ 1 नंबर के भी हैं। दूसरा टॉपिक है एनवेलप डिटेक्टर। तीसरा है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। चौथा है डबल साइड बैंड सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, यहाँ से 7 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से 16 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम, यहाँ पे हम एफएम रिसीवर और ट्रांसमीटर की बात करेंगे, यहाँ से 5 नंबर का सवाल है। फेज लॉग लूप वगैरह। फेज मॉड्यूलेशन यहाँ से 7 नंबर के सवाल पूछे गए हैं और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर यहाँ से 8 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। यानी अगर मैं बात करूं पिछले 30 सालों में, तो पिछले 30 सालों में आपसे 73 मार्क्स के 73 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस भी हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, और एक बार कॉन्सेप्ट्स लर्न करने के बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स का। एक बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के बाद साइमल्टेनियसली जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि आपका सिग्नल सिस्टम का क्लास हो चुका है, तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको कुछ सिग्नल सिस्टम्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी थ्रू आउट द कोर्स, तो अगर आपका सिग्नल सिस्टम का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एक बार उसे रिवाइज जरूर करें, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ पड़ता है आपका एनालॉग कम्युनिकेशन में। सारे पार्ट्स का यूज़ नहीं पड़ता, कुछ कुछ पार्ट्स, फॉर एग्जांपल फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ या कुछ सिग्नल्स की ज़रूरत जो पड़ेगी वो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स देखेंगे और थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे और फुल फ्लो में नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने आपका कुछ सिग्नल्स के एग्जाम्पल लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर पल्स, इस पल्स का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स। तो अगर एक रेक्टेंगुलर पल्स को मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा। रेक्टेंगुलर पल्स की अगर मैं वैल्यू देखूं तो t इज इक्वल टू -t/2 से लेके +t/2 में इसकी वैल्यू 1 के बराबर है और बाकी हर जगह इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर मुझे मैथमेटिकली कोई बोले कि एक रेक्टेंगुलर पल्स को रिप्रेजेंट कीजिए, तो मैं लिखूंगा f ऑफ t दैट इज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1 when t lies between -t/2 to +t/2 and 0 otherwise। सिमिलरली अगर मेरे से कोई पूछे साइनोसॉइडल पल्स, तो यहाँ पे बच्चों को जनरली डाउट होता है। साइनोसॉइडल नाम सुन के उन्हें लगता है कि साइन पल्स की बात की जा रही है, मगर जी नहीं। साइनोसॉइडल जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो आपका अप डाउन ऑसिलेट करता है।
तो ये जो आप देख रहे हो साइन और कोसाइन दोनों आते हैं एक साइनोसॉइडल पल्स के अंदर में। तो अगर कोई साइनोसॉइडल पल्स आपको बोल रहा है यानी बेसिकली वो दोनों साइन और कोसाइन की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद कुछ ऑपरेशंस होते हैं शिफ्टिंग, स्केलिंग, एम्पलीट्यूड एंड टाइम डोमेन में। इन दोनों की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो इन दोनों के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो क्वेश्चन के लिए आपको मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पल्स दिया है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 व्हेन टी लाइज बिटवीन -1 एंड 1 एंड 0 अदरवाइज। तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया। जब टी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो हमारा फंक्शन 1 के बराबर है और बाकी हर जगह वो आपका 0 के बराबर है। अब मुझसे पूछा गया है कि ये जो पांचों फंक्शंस हैं एफ ऑफ टी, एफ ऑफ 2t, एफ ऑफ टी बाई 2, एफ ऑफ टी माइनस 3 एंड एफ ऑफ माइनस टी प्लस 5, ये मुझे प्लॉट करना है। तो चलिए एक एक करके प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ टी तो प्लॉट कर लिया है मैंने, जो कि -1 से +1 के बीच में है। अब मैं प्लॉट करना चाहता हूँ एफ ऑफ 2t। तो एफ ऑफ 2t कहाँ से कहाँ लाई करेगा? तो एफ ऑफ 2t जब भी हम उसको टाइम स्केलिंग करते हैं तो जिस फैक्टर से स्केल करते हैं उसी फैक्टर से टाइम एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। यानी अभी ये -1 से +1 में है, तो हमारा जो नया रिजल्ट आएगा वो आपका एक रेक्टेंगुलर पल्स ही बनेगा, मगर जो रेक्टेंगुलर पल्स होगा उसका विड्थ आपका छोटा हो जाएगा। राइट नाउ वो -1 से +1 में है, अब वो -1/2 से +1/2 में होगा। तो ये जो मैंने कर्व बनाया आपका, ये कर्व हो गया एफ ऑफ 2t का। तो जो स्केलिंग फैक्टर था उस स्केलिंग फैक्टर से मैंने टाइम एक्सिस को डिवाइड कर दिया। और अगर एम्पलीट्यूड की बात किया जाए तो एम्पलीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ 2t। अब बात करते हैं हम एफ ऑफ t/2 की। तो अगर मैं एफ ऑफ t/2 देखूं तो यहाँ जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है वो 1/2 है। तो अगर आप 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो वो 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली -1 डिवाइडेड बाई 1/2 विल बी इक्वल टू 2। यानी यहाँ भी अगर हम देखें तो टाइम स्केलिंग करके एक बात तो हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो शेप होता है, शेप चेंज नहीं होता, शेप एज इट इज रहता है। बस शेप का जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -2 से +2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम स्केलिंग में जो भी हमारा स्केलिंग फैक्टर होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारा एक्सिस की वैल्यूज होती है। दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 1/2 which will be equal to 2 and -1 डिवाइडेड बाय 1/2 which is equal to -2। तो ये जो हमारा बन गया, ये हमारा बन गया एफ ऑफ t/2 के बराबर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एफ ऑफ t-3। तो ये हो गया आपका टाइम शिफ्टिंग। टाइम में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है कि अगर यहाँ पे -3 है तो हम राइट शिफ्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे +3 रहता तो हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। ये क्यों? ये आपका सिग्नल सिस्टम के क्लास में इन डिटेल आपको समझाया गया होगा। यानी अगर मुझे एफ ऑफ t-3 पुट करना है, को प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे भी आपका जीरो, जहां जहां पे ये क्रॉस कर रहा है टाइम एक्सिस को, उसको +3 ऐड कर दूंगा। क्योंकि मुझे राइट शिफ्ट करना है इसीलिए ऐड करूंगा। अगर एफ ऑफ t+3 होता तो मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना रहता तो मैं सब्सट्रैक्ट करता। तो चलो -1 में 3 ऐड कर दिया तो एक पॉइंट हमारा निकल जाएगा -1 + 3 2 के बराबर में, और दूसरा पॉइंट हमारा निकल जाएगा 1 + 3 4 के बराबर में। यानी यहाँ पे हमारा जो विड्थ है, विड्थ हमारा सेम होगा, विड्थ में कोई चेंज नहीं होगी। विड्थ शुरू में 2 यूनिट्स के बराबर था, यहाँ पे भी जो विड्थ होगा विड्थ तो 2 ही यूनिट के बराबर होगा। बस कंप्लीट फंक्शन जो है वो एक जगह से शिफ्ट होके आपका दूसरे जगह आ जाएगा। तो ये हो गया एफ ऑफ t-3 का कर्व। जो लास्ट कर्व है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है एफ ऑफ -t+5। तो यहाँ आप देखो तो दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। यहाँ पे आपका शिफ्टिंग भी हो रहा है और स्केलिंग भी हो रहा है। शिफ्टिंग कैसे हो रहा है आप देखो तो +5t के बाद कुछ ऐड किया हुआ है। स्केलिंग क्यों हो रहा है? टाइम स्केलिंग, क्योंकि टाइम एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको -1 से मल्टीप्लाई किया है। जब भी ऐसा हो किसी क्वेश्चन में जहां शिफ्टिंग भी हो और स्केलिंग भी हो, यानी दोनों हो रहा हो, तो ट्राई कीजिए पहले शिफ्टिंग कर लेने का, बाद में स्केलिंग करने का। ऐसा क्यों? ऐसा करने से क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व होता है। और अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो फिर से सिग्नल सिस्टम के क्लास के बेसिक्स में आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो शिफ्टिंग मुझे किससे करना है? मुझे +5 से शिफ्ट करना है। अब क्योंकि इस बार +5 से शिफ्ट करना है
तो मैं राइट शिफ्ट न करके लेफ्ट शिफ्ट जाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव था तो मुझे राइट शिफ्ट जाना था, पॉजिटिव है तो मुझे लेफ्ट शिफ्ट जाना पड़ेगा। यानी जो जो टाइम इंस्टेंट है जहां पे वो टाइम एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उसमें मैं 5 घटा दूंगा। अब अगर -1 में से 5 घटाए तो वो हो जाएगा -6, और 1 में से 5 घटाए तो वो हो जाएगा आपका -4। यानी हमारा जो अभी पल्स बनेगा वो पल्स जो है वो आपका -6 से लेके -4 के बीच में लाई करेगा। तो ये जो कर्व देख रहे हो ये आपका अभी f ऑफ t प्लस 5 मैंने प्लॉट किया, अभी मैंने f ऑफ -t प्लस 5 प्लॉट नहीं किया है। तो f ऑफ -t प्लस 5 प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि माइनस है यानी हम स्केलिंग कर रहे हैं आपका -1 फैक्टर से, -1 फैक्टर से हम इसको स्केलिंग कर रहे हैं। तो स्केलिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी टाइम एक्सेस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। सो -4 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 4 एंड -6 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 6। यानी अगर हम टाइम स्केलिंग भी कर दें, पहले हमने शिफ्टिंग किया उसके बाद हम टाइम स्केलिंग कर रहे हैं, तो अगर हम टाइम स्केलिंग भी कर दें तो हमारा जो कर्व आएगा वो आपका 4 से 6 के बीच में आएगा, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा f ऑफ -t प्लस 5 के बराबर। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं शिफ्टिंग और स्केलिंग के, जिनके थ्रू आउट जिसकी मुझे थ्रू आउट जरूरत रहेगी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट्स था तो यहाँ पे जो मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं उसको ध्यान में रख लीजिए। शॉर्टकट सिंपल से हैं। सबसे पहले अगर आपका स्केलिंग दिया है तो जो भी स्केलिंग फैक्टर है उससे टाइम एक्सेस को डिवाइड कर देना है। अगर शिफ्टिंग दिया है तो अगर माइनस के साथ शिफ्टिंग है, फॉर एग्जांपल f ऑफ t -3, तो आपको राइट शिफ्ट करना है, f ऑफ t प्लस 3 तो आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है। और अगर शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों साइमल्टेनियसली है तो प्रेफर कीजिए कि हमेशा सबसे पहले आप शिफ्टिंग करो और उसके बाद आप स्केलिंग करो। तो ये आपके कुछ बेसिक्स ऑपरेशन थे। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर्ड रहेगी। सबसे पहली सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन f ऑफ t, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन f ऑफ t को प्लॉट कर दिया और इस f ऑफ t को मैं एक डेल्टा फंक्शन जो कि इम्पल्स होता है, इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा यह बताता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो इम्पल्स फंक्शन है उसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 0 के बराबर नहीं होती, बाकी हर जगह उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी इक्वल टू 0। सो अगर मैं -∞ से 0 तक जाऊं या 0 से +∞ तक जाऊं तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर फाइनली हमारा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी हमारे रिजल्ट में भी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा -∞ से लेके 0 तक या 0 से लेके ∞ तक, 0 प्लस से लेके ∞ तक हमारी वैल्यू 0 आएगी। और जो वैल्यू t इक्वल टू 0 पे रहेगा उसको हम डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फंक्शन की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे मैंने f ऑफ 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखो तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमारी 3 के बराबर है, तो जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो f ऑफ 0 इंटू डेल टी, यानी अगर इस केस की स्पेसिफिकली बात करें तो 3 टाइम्स डेल्टा टी के बराबर आता। इन अदर वर्ड्स सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी सिंपली यह कहता है कि अगर मैं किसी फंक्शन को एक डेल्टा फंक्शन यानी इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा वो एक इम्पल्स ही आएगा, बस उस इम्पल्स का जो एरिया होगा वो आपका फंक्शन की वैल्यू 0 पे जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी रिजल्ट हमारा एक इम्पल्स ही आया मल्टीप्लाइड विथ 3 और f ऑफ 0 द फंक्शन वैल्यू एट t इक्वल टू 0। अब इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड किस तरीके से किया, यहाँ पे हमने इम्पल्स को t इक्वल टू 0 पे माना था। मान लो हमारा इम्पल्स शिफ्टेड है यानी t इक्वल टू 0 डेल्टा t ना होके डेल्टा t माइनस ए है, क्योंकि t माइनस ए है यानी पॉजिटिव शिफ्ट है तो कहाँ पे लाई करेगा, 0 की जगह प्लस ए पे लाई करेगा हमारा इम्पल्स। तो अब अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आपका t इक्वल टू ए पे एक इम्पल्स आएगा और उसका जो एरिया होगा वो फंक्शन की वैल्यू जो ए पे है उसके बराबर हो जाएगा। यानी हमारा रिजल्ट f ऑफ a इंटू डेल्टा टी माइनस ए हो जाएगा। तो ये चीज़ तो मैंने आपको ग्राफिकली प्रूफ किया। अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अ फंक्शन f ऑफ t multiplied by an impulse at t equal to a, that is f of t into delta t minus a, is equal to value of the function
at f of t at t equal to a, that is f of a multiplied by delta times t minus a। यानी अगर मैं एक फंक्शन को एक इम्पल्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट तो इम्पल्स ही आएगा, वहीं पे आएगा जहां पे पहले से इम्पल्स था, बस उस इम्पल्स की एरिया मॉडिफाई हो जाती है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे हिसाब से। और अगर वर्ड्स में लिखें तो मल्टीप्लाइंग अ सिग्नल विद सुटेबल इम्पल्स फंक्शन रिजल्ट्स इन सैंपल्ड वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूअस सिग्नल। आप देख सकते हैं एक इम्पल्स से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ एक वैल्यू आई, ऐसे ही अगर मैं एक सीरीज ऑफ इम्पल्सेस से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास सीरीज ऑफ सिंगल सिंगल वैल्यूज आती जो कि एक डिस्क्रीट सिग्नल की तरह दिखने लगते हैं। यानी एक कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गई हमारी सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। सैम्पलिंग करता भी वही है, एक कंटिन्यूअस को एक कंटिन्यूअस यानी टाइम डोमेन में जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है डिस्क्रीट डोमेन में। अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं शिफ्टिंग बोल रहा हूँ, एस एच नहीं है, यहाँ एच साइलेंट है। इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था एफ ऑफ टी माइनस थ्री टी प्लस थ्री, वो वाला एस एच आई एफ टी आई एन जी था, ये शिफ्टिंग है एस आई एफ टी आई एन जी। ये प्रॉपर्टी क्या करता है, ये कहता है कि आपने चलो मल्टीप्लाई करना तो सीख लिया, अब अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा। यानी मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाया, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ ए डेल्टा टी माइनस ए होगा। अब देखो एफ ऑफ ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमारे प्रीवियस केस में एफ ऑफ ए की वैल्यू देख लो, यहाँ पे 3 आ रहा था, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा रहेगा जो फंक्शन की वैल्यू उस इंस्टेंट पे होगी। तो ये एफ ऑफ ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस ए डी टी, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि एरिया अंडर इम्पल्स इज नथिंग बट 1, सो द रिजल्ट इज एफ ए इंटू 1 इक्वल टू एफ ए। यानी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आपने जो सैम्पलिंग में किया उसको मैं एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। सैम्पलिंग में आपने क्या किया, सैम्पलिंग में आपने एक फंक्शन को एक इम्पल्स से मल्टीप्लाई किया और बोला कि रिजल्ट एक इम्पल्स ही आएगा, बस उसका एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया आपका फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। मैं बोलता हूं कि अगर मैं एक फंक्शन को एक इम्पल्स से मल्टीप्लाई करता हूं और उसको इंटीग्रेट कर लेता हूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यानी अगर मैं एक फंक्शन को एक इम्पल्स से मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकाल लेता हूं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फंक्शन की वैल्यू आएगी उस इंस्टेंट पे जहाँ पे इम्पल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपका इम्पल्स गायब हो जाएगा अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो ये होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इसकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब अगली इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो पावर निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। किसी भी सिग्नल का जो पावर होता है वो आपको काफ़ी अच्छे से निकालने आता है, और जनरली हम एवरेज पावर निकालते हैं, और एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एफ स्क्वायर टी डी टी। अगर यहाँ पे पावर सिग्नल आपके जनरली पीरियोडिक सिग्नल होते हैं तो टाइम पीरियड हम इन्फिनिटी पे उसको टेंड कर देते हैं और 1/t से डिवाइड करते हैं, माइनस टी बाई टू से लेकर प्लस टी बाई टू में एफ स्क्वायर टी डी टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पावर निकालना है एफ ऑफ टी इक्वल टू 5 का, तो इस फॉर्मूले में मैं पुट कर दूंगा, तो हमारा पावर क्या आ जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू, एफ ऑफ टी मेरा 5 है, दैट्स वाई 5 स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 25 तो बाहर आ जाएगा, 25/t इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू डी टी, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू t आएगी, t और t कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर हमारा 25 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 4 sin 2πt का पावर निकालना है तो आप चेक करोगे यही फॉर्मूले में यूज़ करके कि आपका रिजल्ट जो है वो 8 आएगा। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट क्या है, क्योंकि हम साइनोसॉइडल सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने आने वाले क्लासेस में, तो साइनोसॉइडल सिग्नल का एवरेज पावर निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिंपल सा इसका एम्पलीट्यूड देखना है, तो एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो रिजल्ट आपका 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं लिखने जा रहा हूँ, यानी अगर आपके पास कोई भी एक साइनोसॉइडल सिग्नल दिया है, अब ध्यान दो साइनोसॉइडल बोल रहा हूँ यानी साइन भी आ सकता है और कोसाइन भी आ सकता है,
उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उसका फेज कुछ भी हो, मुझे ना ही फ्रीक्वेंसी से मतलब है, ना ही फेज से मतलब है, ना ही इससे मतलब है कि हमारा साइन सिग्नल साइन है या कॉस है। साइनोसॉइडल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे दे, फेज कुछ भी दे दे, उससे मुझे मतलब नहीं है। और मुझे पूछा जाए कि इसका पावर बता दो मेरे को क्या होगा, तो इसका पावर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करो और 2 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करते हैं, बी की जगह बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया ए की जगह, ए था एम्पलीट्यूड इसलिए ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ बी था इसलिए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम थ्रू आउट द कोर्स यूज करने वाले हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो हम यूज करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं आपका मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। मॉड्यूलेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो हम अभी सीखेंगे। तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म यह कहता है कि अगर मैं किसी भी एक सिग्नल को एक कोसाइन सिग्नल से मल्टीप्लाई करूं, तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारा सेम सिग्नल एफ ऑफ टी का ही जो रिप्रेजेंटेशन होगा, कर्व का डिज़ाइन वही रहेगा, मगर वो माइनस ओमेगा नॉट यानी कोसाइन के फ्रीक्वेंसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और कोसाइन के पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वो शिफ्टेड होगा। सिमिलरली अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस ओमेगा नॉट और यहाँ माइनस ऑफ एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2j होगा। तो ये मैं जो कह रहा हूँ इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक अपना एफ ऑफ टी फंक्शन। तो मैं मान रहा हूँ हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके का है। एक मैंने लो पास सिग्नल यानी जो लो फ्रिक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता है, इसको मैं अपना एफ ऑफ टी ये मान लेता हूँ। ये टाइम हो गया, ये एफ ऑफ टी हो गया। एक ट्रायंगल मैंने माना है और मैं ये मान रहा हूँ कि ये आपका मान लो, नहीं ये टाइम डोमेन में नहीं, मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ओमेगा डोमेन में है, यानी जो एफ ऑफ टी है उसका जो स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि वो आपका माइनस ओमेगा 1 से लेके प्लस ओमेगा 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है और बाकी जगह ज़ीरो है। यानी हमने एक सिग्नल लिया एफ ऑफ टी और जब इस सिग्नल एफ ऑफ टी का मैंने स्पेक्ट्रम प्लॉट किया यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं गया, तो हमारा कुछ इस तरीके का एक ट्राइंगुलर पल्स आया माइनस ओमेगा 1 से प्लस ओमेगा 1 के बीच में। और अब इस एफ ऑफ टी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ, कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ। ध्यान दीजिएगा एफ ऑफ टी का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ओमेगा 1 है और नेगेटिव साइड में माइनस ओमेगा 1 है। अब इसको मैं कॉस ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा यह मैं जानना चाहता हूँ। तो देखिए हमारा रिजल्ट कैसा आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बात करूँ तो सबसे पहले मुझे एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लॉट करना है। ये क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया ना, ये एफ ऑफ ओमेगा था, इसको ओमेगा नॉट से शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस ओमेगा नॉट यानी पॉजिटिव के साइड शिफ्ट करेंगे, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इसमें आपका ओमेगा नॉट ऐड कर देंगे। सो इट विल बी, अगर हम अभी अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे ओमेगा नॉट की वैल्यू, आवर ओमेगा नॉट इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा 1, यह अज्यूम करके चलते हैं, तो यह पहला वाला पार्ट हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1। क्या करना है हमें, जो भी कॉस का फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट उसको ऐड कर देना है और जो शेप होगा शेप तो एज इट इज लाइक करेगा। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या कि जो शेप है वो आपका यहाँ पे एफ ऑफ ओमेगा था और यहाँ हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनिशियली हमारी वैल्यू आपकी एफ ऑफ ज़ीरो थी, एफ ऑफ ज़ीरो थी इनिशियली हमारी वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ ज़ीरो, तो अब जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमने हाफ टाइम्स एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कर लिया। अब मान लो मुझे एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट भी तो इसी में ऐड करना है, तो वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव दिया है बीच में, यानी जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी।
यानी हमारी जो वैल्यू होगी वो एक हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन के, और इधर हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन के बीच में। हमारा स्पेक्ट्रम जो होगा, अभी भी स्पेक्ट्रम का डिज़ाइन तो चेंज नहीं होगा, उसका जो शेप है ट्राइंगुलर था, ट्राइंगुलर ही रहेगा, और जो एम्पलीट्यूड थी वो एम्पलीट्यूड आपकी आधी हो जाएगी एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ बीच पे मैं टाइम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 लिख देता हूँ। तो ये हमारा आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ओमेगा है, आप चाहो तो यहाँ पे एफ भी लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट आया जब मैंने अपने फंक्शन को कॉस से मल्टीप्लाई किया, एफ टी इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी किया। अगर मैं एफ टी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी करता तो क्या आता, चलो जरा चेक कर लेते हैं। अगर एफ टी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी करता तो भी हमारी एक्सिस तो हम ओमेगा ही लेके चलेंगे ना। सबसे पहला पार्ट जो है फिर से एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ही है, यानी अभी भी यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा आने वाला है वो पॉजिटिव शिफ्ट में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन एंड ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन होना है। तो यहाँ पे हमारा अभी भी ट्रायंगल ही आएगा, और ये जो ट्रायंगल आने वाला है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अभी भी एफ ऑफ 0/2 होगा। अब आप पूछ सकते हो सर एफ ऑफ 0/2 क्यों कर रहे हो भाई, 2j है ना यहाँ पे। तो अब देखो j जो है वो तो उसका, अगर मैं j का मॉड बताऊं तो मॉड तो 1 होगा, और यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देख रहे हैं इसीलिए उसकी वैल्यू 1 माना गया है। वहीं अगर हम फेज शिफ्ट देखते हैं तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का फेज शिफ्ट भी दिखाते हैं, जिसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए ये हमने कर लिया। अब सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अगर एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट में प्लॉट करता तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता, मगर यहाँ पे माइनस टाइम्स एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट कर रहे हैं, यानी एम्पलीट्यूड में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ऐसा करना होता है तो हम जो अपना एक्स एक्सिस होता है उसके अबाउट मिरर इमेज लेते हैं, यानी हमारा अब जो रिजल्ट आने वाला है, जो वैल्यू आने वाली है, वैल्यू तो वही आएगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन एंड माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन के बीच में, मगर जो हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा वो अब एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। अब नीचे ध्यान दीजिए, नीचे ये जे के चलते नहीं बन रहा, जे तो आपका काम करेगा जब हम फेज प्लॉट करेंगे तब। ये जो नीचे बन रहा है वो इस माइनस के चलते बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है उसको -1 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी यहाँ पे जो हम देखेंगे वो आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, इसकी पीक वैल्यू। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी का स्पेक्ट्रम, ये हो गया एफ ऑफ टी साइन ओमेगा नॉट टी का स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसे मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं।